अस्सलाम वालेकुम। वी आर सॉल्विंग एमसीक्यूज ऑफ वेक्टर स्पेसेस। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 44। इफ द डायमेंशन ऑफ सब स्पेसेस W1 and W2 of a vector space W are respectively 5 and 7 and dimension of W1 plus W2 is equal to 1, then dimension of W1 intersection W2 will be equals to 11, 9, 7 और 5। हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई से दो सबस्पेसेस हों W1 और W2 तो उनके सम से भी एक सबस्पेस जनरेट होती है और उस सबस्पेस की जो डायमेंशन होती है वो हमारे पास इक्वल होती है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब आप देखिए कि हमें W1 सबस्पेस की डायमेंशन भी गिवन है, W2 सबस्पेस की डायमेंशन भी गिवन है और हमें डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 भी गिवन है। हमें फाइंड करनी है डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो इन सबकी डायमेंशन को यहाँ पे पुट करके हम डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 फाइंड कर सकते हैं। वैल्यूज पुट कर देते हैं। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 गिवन है 1, ये आ गया। डायमेंशन ऑफ W1 हमारे पास 5 है, W2 हमारे पास 7 है और डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, 5 और 7 ये हमारे पास 12 हो गया, माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब इसको हम इस साइड पे ले आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू 12 माइनस 1 और ये हमारे पास आ गया 11। यानी जो W1 इंटरसेक्शन W2 सब स्पेस बनेगी इसकी डायमेंशन हमारे पास 11 होगी। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। Question number 45. What is the dimension of the vector space formed by the solution of the system of the following equation? x1 plus x2 plus x3 is equal to 0. x1 plus 2x2 is equal to 0. x2 minus x3 is equal to 0. 0, 2, 3 और 1। यहाँ पे हमें जो वेक्टर स्पेस दी गई है बेसिकली ये इसके अंदर हमारे पास तमाम सॉल्यूशंस पड़े हैं इस होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। इसका मतलब है कि हमें ऐसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन फाइंड करनी है जिसमें इस होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस पड़े हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट होता है उसे हम उसकी नल स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, उसे हम नल स्पेस कहते हैं। तो अगर हमें इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन चाहिए तो हम इस होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे और उसकी नल स्पेस की डायमेंशन निकालेंगे। वो हमारे पास इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होगी। ठीक है, हमने इस होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिख लिया है। अब इस मैट्रिक्स को हम एचेलॉन फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे और हम देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरो रोज कितनी है। जितनी जीरो रोज की तादाद होगी उतनी इसकी नल स्पेस की डायमेंशन होगी, यानी इसकी सोल्यूशन स्पेस की डायमेंशन होगी जो कि हमें रिक्वायर्ड है। अब एचेलॉन फॉर्म में ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे 1 मौजूद है, इस 1 के नीचे हमें 0 क्रिएट करने हैं इस कॉलम में। तो आप देखिए यहाँ 0 ऑलरेडी मौजूद है, हमें यहाँ पे 0 बनाने की जरूरत है। यहाँ 0 बनाने के लिए हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर दिया R2 माइनस R1। जैसे हम इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे हमारी सेकंड रो आ जाएगी 0, 1, -1। अब हमारे पास सेकंड रो में यहाँ पे 1 है, इस 1 के नीचे हमें 0 चाहिए। यहाँ 0 बनाने के लिए हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर दिया R3 माइनस R2। इस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो थर्ड रो है ये पूरी 0 हो जाएगी और हमारा ये मैट्रिक्स जो है वो एचेलॉन फॉर्म में ट्रांसफर हो चुका है। अब हमारे पास जो 0 रोज की तादाद आई है वो 1 आई है। इसका मतलब है कि इसकी जो नल स्पेस होगी उसकी डायमेंशन क्या होगी, 1 होगी। जो हमें सिस्टम दिया गया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसकी जो सोल्यूशन स्पेस है उसकी डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46। कंसिडर द फॉलोइंग सबस्पेस ऑफ R cube W is equal to XYZ belongs to R cube such that 2x plus 2y plus z is equal to 0, 3x plus 3y minus 2z is equal to 0, x plus y minus 3z is equal to 0. Then dimension of W is 0, 1, 2 और 3। यहाँ पे हमें R क्यूब की एक सबस्पेस W गिवन है। इस W के अंदर हमारे पास R क्यूब के वो वेक्टर्स पड़े हैं जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, यानी जो इन इक्वेशंस का सोल्यूशन है। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं ये होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास W में इन लीनियर इक्वेशंस के सोल्यूशन पड़े हैं। तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हमें वही काम करना है। हमें इस होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखना है। उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हमें एचेलॉन फॉर्म में ट्रांसफर करना है और चेक करना है कि 0 रोज की कितनी तादाद है। जितनी 0 रोज की तादाद होगी उतनी उसके सोल्यूशन स्पेस की डायमेंशन होगी, यानी W की डायमेंशन होगी।
हमने इस होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिख लिया है। कोफिशिएंट हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये आ गया। फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास फर्स्ट रो आ गई, सेकंड इक्वेशन से सेकंड रो को हमने लिख लिया और थर्ड इक्वेशन से थर्ड रो आ चुकी है। अब देखिए हमने इस मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में ट्रांसफर करना है, उसके लिए हमें यहाँ पे 1 चाहिए था। तो हमने क्या किया, हमने R1 और R3 को इंटरचेंज कर लिया। R1 हमारे पास आ गई है 1 1 -3, और हमारे पास जो पहले R1 थी वो R3 बन चुकी है, 2 2 1 आ गया है। हमारे पास सेकंड रो एज इट इज रही। अब हमें इस 1 के नीचे 0 क्रिएट करना है। 0 बनाने के लिए हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, R2 -3 R1। और इसी तरह यहाँ 0 बनाने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा R3 -2 R1। जैसे ही हम इन दो ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं, हमारे पास सेकंड रो बन जाती है 0 0 7, और थर्ड रो भी हमारे पास आ जाती है 0 0 7। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एचेलॉन फॉर्म कब बनेगी, जब हम यहाँ पे भी 0 बना देंगे। यहाँ पे 0 बनाने के लिए हमने क्या किया, R3 -R2 अप्लाई कर दिया। जैसे ही आप ये ऑपरेशन लगाएंगे, थर्ड रो पूरी 0 हो जाएगी। अब ये जो हमारा मैट्रिक्स है, ये एचेलॉन फॉर्म में ट्रांसफर हो चुका है, और हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो 0 रोज की तादाद आई है वो 1 आई है। यानी इस सिस्टम के लिए हमारे पास जो इसकी नल स्पेस की डायमेंशन होगी वो 1 होगी। इसकी सोल्यूशन स्पेस की डायमेंशन 1 होगी। हमारे पास W इसकी सोल्यूशन स्पेस थी, तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई, हमारे पास 1 आ गई है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 47. Let A is equal to 1, 1, 3, minus 1, 1, 1, 5, 3, and V be the vector space of all x belongs to R cube, such that AX is equal to 0, then dimension of V is 0, 1, 2 और 3। यहाँ पे भी अगर हम नोट करें, बेसिकली ये प्रीवियस दो क्वेश्चंस की तरह ही है। उसमें भी हमें क्या था, यहाँ पे भी हमारे पास AX इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है। ये इसका मतलब क्या है, ये हमें एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है। हमारे पास ये जो वेक्टर स्पेस V है, इसमें वो तमाम R क्यूब के वेक्टर्स पड़े हैं जो इस सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यानी V बेसिकली हमारे पास इस होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की सोल्यूशन स्पेस है। हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है, तो यहाँ पे भी हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स दे दिया गया है। इस सोल्यूशन स्पेस की डायमेंशन निकालने के लिए हमें कन्वर्ट करना है इसको एचेलॉन फॉर्म में, और नंबर ऑफ 0 रोज की तादाद देखनी है। ये हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए को लिख लिया है। अब इस मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में ट्रांसफर करने के लिए हमने इस 1 के नीचे 0 क्रिएट करने हैं। यहाँ 0 बनाने के लिए हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, R2 -3 R1, और यहाँ 0 बनाने के लिए हमें R3 -R1 करना पड़ेगा। इन दोनों ऑपरेशंस को अप्लाई करने के बाद हमारे पास R2 बन जाएगी 0 -4 -2, R3 आ जाएगी 0 4 2। अब हमें इस -4 के नीचे यहाँ पे 0 बनाना पड़ेगा। यहाँ 0 बनाने के लिए आप देख सकते हैं हमें R3 + R2 करना पड़ेगा। जैसे हम R3 + R2 करेंगे, हमारे पास जो थर्ड रो है ये पूरी 0 हो जाएगी। ये हमारा मैट्रिक्स जो है वो एचेलॉन फॉर्म में ट्रांसफर हो चुका है, और नंबर ऑफ 0 रोज हमारे पास 1 आया है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सोल्यूशन स्पेस बनेगी इस होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की, उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। Question number 48. Let V be a vector space and let S be a subset of V. What does it mean when we say that S spans V? Every vector in V has exactly one representation as a linear combination of vectors in S. Every vector in V can be expressed as linear combination of vectors in V. The elements of S are all distinct from each other. The rank of S is the same as the dimension of V. यहाँ हमें वेक्टर स्पेस V दी गई है, S हमें इसका स्पैनिंग सेट दिया गया है, यानी सेट S वेक्टर स्पेस V को स्पैन करता है। जब हम ये कहते हैं कि वेक्टर स्पेस V का कोई सबसेट उसे स्पैन करता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम उस वेक्टर स्पेस V के हर वेक्टर को इस सेट S के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अब ये जो हमने वेक्टर्स को सेट S के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट किया है, इस रिप्रेजेंटेशन का यूनिक होना जरूरी नहीं है। हमारे पास एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो सकती है किसी भी वेक्टर की एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर ऑफ सेट S। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक कब होती है। अगर हमारे पास ये जो सेट S हमें दिया गया है, इस स्पैनिंग सेट होने के साथ साथ बेसिस भी बन जाता है वेक्टर स्पेस V की, तो फिर V का हर वेक्टर यूनिकली एक्सप्रेसिबल होगा एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ सेट S। यानी सेट S के वेक्टर्स अगर आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे, तो फिर हर वेक्टर को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकेंगे एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर ऑफ सेट S। इन जनरल स्पैनिंग सेट से इस रिप्रेजेंटेशन का यूनिक होना जरूरी नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते अगर S स्पैन करता है वेक्टर स्पेस V को, तो V का हर वेक्टर एग्जैक्टली वन रिप्रेजेंटेशन रखेगा एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स इन S। इसलिए इन जनरल हम ऑप्शन ए करेक्ट नहीं कर सकते। ऑप्शन बी देखें, एवरी वेक्टर इन V कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन V। तो हमें यहाँ पे स्पैनिंग सेट S दिया गया है, जिसका मतलब है कि
वेक्टर स्पेस का हर वेक्टर सेट एस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। यहाँ पे हमें दिया गया है कि आप वी के वेक्टर्स को वी के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो ये हमारा रिक्वायर्ड ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी देखें, द एलिमेंट्स ऑफ एस आर ऑल डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। स्पैनिंग सेट के वेक्टर्स का आपस में डिस्टिंक्ट होना जरूरी नहीं होता, तो ये भी इन जनरल करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी देखें, द रैंक ऑफ एस इज द सेम एज द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस वी। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें दिया गया है कि सेट एस वेक्टर स्पेस वी को स्पैन करता है। अब अगर हम इसका रैंक फाइंड करें तो रैंक हमें क्या देगा? रैंक हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स देता है। अब जितने हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आएंगे, उन वेक्टर्स का जो स्पैन होगा वो इस होल सेट एस के स्पैन के बराबर ही होगा, इससे कम नहीं होगा। यानी अगर सेट एस वेक्टर स्पेस वी को स्पैन करता है, तो वो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आएंगे हमारे पास, वो भी इस पूरी वेक्टर स्पेस को स्पैन करेंगे। अब वो जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं और इस पूरी वेक्टर स्पेस को स्पैन भी करते हैं, लिहाजा वो वेक्टर्स मिलके इस वेक्टर स्पेस की बेसिस बनाएंगे। यानी जितना हमारे पास सेट एस का रैंक आएगा, उतने ही हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे वेक्टर स्पेस वी की बेसिस में। इसलिए हमारे पास रैंक ऑफ एस बराबर हो जाएगा डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस वी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारा यहाँ पर रिक्वायर्ड ऑप्शन आ गया ऑप्शन डी। Question number 49. Let V be a five-dimensional vector space and let S be a subset of V which is linearly independent. Then S must have at most five elements, must span V, must be basis for V और must have infinitely many elements. अब यहाँ देखिए हमें जो वेक्टर स्पेस दी गई है इसकी डायमेंशन 5 है। 5 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हमें दी गई है। एक हमें इसका सबसेट एस दिया गया है जो कि एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है। अगर एस लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है वेक्टर स्पेस वी का, तो इसके अंदर वी की डायमेंशन से ज्यादा वेक्टर्स नहीं हो सकते, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि डायमेंशन से ज्यादा वेक्टर्स का सेट जब भी हम लेंगे किसी भी वेक्टर स्पेस में, वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। अगर एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो डायमेंशन से ज्यादा वेक्टर एस में नहीं हो सकते, यानी एस के अंदर ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट आ सकते हैं 5। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एस मस्ट हैव एट मोस्ट 5 एलिमेंट्स। ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर 5 एलिमेंट्स आ सकते हैं, 5 से ज्यादा एलिमेंट्स का सेट नहीं हो सकता एस। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी देखें, मस्ट स्पैन वी। ऑप्शन बी इन जनरल करेक्ट नहीं है। अगर हम वेक्टर स्पेस का कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट लेते हैं तो उसका कोई जरूरी नहीं है कि वो पूरी वेक्टर स्पेस को स्पैन भी करे। ठीक है, क्योंकि अगर ये डायमेंशन से कम वेक्टर्स का सेट हुआ तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हो सकता है, लेकिन पूरी वेक्टर स्पेस वी को स्पैन नहीं कर सकता। वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से कम वेक्टर्स का सेट कभी भी पूरी वेक्टर स्पेस को स्पैन नहीं करता। ठीक है, इसी तरह इसका फिर बेसिस होना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर इससे इसमें डायमेंशन से कम वेक्टर्स हुए तो फिर ये पूरी वेक्टर स्पेस को स्पैन नहीं कर पाएगा, इसलिए ये बेसिस नहीं बनेगा। ऑप्शन डी देखें, मस्ट हैव इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स। इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक 5 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। जब भी 5 से वेक्टर्स की तादाद बढ़ेगी तो जो भी सबसेट आप उसका लेंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। हमें एस दिया गया है कि एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, तो इसके अंदर 5 से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते, इसलिए ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स नहीं आ सकते, यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 50. द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज 0, 1, n और नॉट डिफाइन। हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो नल स्पेस होती है बेसिकली इसकी डायमेंशन 0 होती है, क्योंकि जो नल स्पेस होती है हमारे पास इसकी जो बेसिस होती है वो एम्प्टी सेट होती है। एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, इसलिए हमारे पास इसकी डायमेंशन क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51. Every field F over itself is a vector space of dimension 1, 0, 2 और इनफाइनाइट। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम किसी भी फील्ड को लेते हैं तो फील्ड ओवर इटसेल्फ हमेशा एक वेक्टर स्पेस बनती है, और इस वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होती है वो हमेशा 1 होती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52. द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस ऑफ vector space of all matrices of order 2 by 2 over the field of real numbers spanned by 1 1 minus 1 5 1 minus 5 minus 4 2 2 minus 4 minus 5 7 is 4 1 2 और 3। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमें वेक्टर स्पेस दी गई है, वेक्टर स्पेस हमारे पास मैट्रिसेस की है ऑफ ऑर्डर 2 by 2 ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। इन जनरल अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस हो
ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m by n ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। तो इस वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होती है हमारे पास वो m इंटू n होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन हमारे पास फिर क्या आ जाएगी, 2 इंटू 2 यानी कि 4। ये हमारे पास वेक्टर स्पेस दी गई है ऑफ डायमेंशन 4। एक हमें इसकी सबस्पेस दी गई है जो कि इन वेक्टर से स्पैन हो रही है, हमें इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। अब आप देखिए कि हमारे पास स्पैनिंग सेट के अंदर 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, तो इस सबस्पेस की जो डायमेंशन है वो 4 तो नहीं हो सकती। ठीक है, हमारे पास अगर स्पैनिंग सेट में 3 वेक्टर्स हैं तो इस सबस्पेस की जो डायमेंशन है वो ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकती है, अदरवाइज वो 3 से लेस रहेगी। अब हमें ये देखना है, अगर ये जो वेक्टर्स हैं जो इस सबस्पेस को स्पैन करें, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स भी होंगे तो फिर इस सबस्पेस की डायमेंशन 3 हो जाएगी, अदरवाइज ये 3 से लेस रहेगी। इसे हम चेक करते हैं। ये जो स्पैनिंग सेट में हमें वेक्टर्स दिए गए हैं, इन वेक्टर्स में अगर हम गौर करें तो हमारे पास ये जो वेक्टर है 2 - 4 - 5 7, ये इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन सकता है। 2 - 4 - 5 7 को हम बना सकते हैं 1 × 1 1 - 1 5 प्लस 1 × 1 - 5 - 4 2। ये इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहा है। इसका मतलब है कि ये जो स्पैनिंग सेट हमें दिया गया है ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है। अगर ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो फिर इस सबस्पेस की डायमेंशन 3 तो नहीं हो सकती, इसलिए 3 भी कैंसिल हो गया, 4 को ऑलरेडी हम कैंसिल कर चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि जो स्पैनिंग सेट हमें दिया गया है इसका लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट कौन सा है। जो इसका लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा वो भी इस पूरी सबस्पेस को स्पैन करेगा और वो इसकी बेसिस बनाएगा। अब हमारे पास इस वेक्टर को हम निकाल देंगे स्पैनिंग सेट में से 2 - 4 - 5 7 को, बाकी हमारे पास ये दो वेक्टर्स बचेंगे। अब हमें देखना है क्या ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो बेसिस तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, 2। अगर इनमें से कोई एक फिर निकल जाता है तो एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर बचेगा, तो फिर इसकी डायमेंशन 1 हो जाएगी। अब इन दोनों को लीनियरली इंडिपेंडेंट देख सकते हैं आप डायरेक्टली भी, इनमें से कोई भी वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास तमाम स्केलर 0 हो जाते हैं इस लीनियर कॉम्बिनेशन में तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। अगर कोई एक भी नॉन जीरो हुआ तो ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया इनका, इस लीनियर कॉम्बिनेशन को हमने सॉल्व किया, यहाँ से अल्फा अंदर मल्टीप्लाई हो गया, इधर से बीटा अंदर मल्टीप्लाई हो गया और ये हमारे पास इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, 0 आ गया। अब ये दोनों मैट्रिसेस हैं बेसिकली और ऐड हो रहे हैं, कंपोनेंट वाइज ये ऐड हो जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, अल्फा -5 बीटा माइनस अल्फा -4 बीटा 5 अल्फा प्लस 2 बीटा आ जाएगा इक्वल्स टू 0 0 0। अब हमारे पास क्योंकि दो मैट्रिसेस है और इक्वल है तो इसका मतलब है कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। इक्वल करने से हमारे पास यहाँ से 4 इक्वेशंस बन जाती है, लेकिन हमें सिर्फ 2 ही काफी है यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के लिए। फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर किया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 इक्वेशन बन गई। सेकंड एलिमेंट को कंपेयर किया हमने, अल्फा -5 बीटा इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को आपस में हमने सॉल्व किया तो हमारे पास बीटा की यहाँ से वैल्यू 0 निकल आई। अब बीटा की जो वैल्यू निकली है इन दोनों में से अगर आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। अगर हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखें तो अल्फा प्लस 0 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से अल्फा की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। यानी इस लीनियर कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो स्केलर आ रहे थे अल्फा बीटा, इनकी वैल्यू 0 0 आ गई है। इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यानी इस सबस्पेस की फिर डायमेंशन क्या होगी, इस सबस्पेस की डायमेंशन 2 हो जाएगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, द डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस और कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डैश ऑफ द मैट्रिक्स, बेसिस, नल स्पेस, रैंक और नन ऑफ दिस। किसी भी मैट्रिक्स की जो रो स्पेस होती है या जो कॉलम स्पेस होती है उसकी जो डायमेंशन होती है वो हमेशा उस मैट्रिक्स का हमें रैंक देती है। यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ ऑप्शन सी है। Question number 54. Let W be a subspace of R cube. If dimension of W is equal to 0, then W is a line through the origin 0, plane through the origin 0, entire space R cube और a point। यहाँ हमारे पास जो वेक्टर स्पेस हमें दी गई है ये R क्यूब ओवर R है। एक हमें इसकी सबस्पेस दी गई है जिसकी डायमेंशन 0 है। हमें ये देखना है कि W इसमें से कौन सी सबस्पेस है R क्यूब की जिसकी डायमेंशन 0 है। अगर ऑप्शन ए को देखें, लाइन थ्रू दी ओरिजिन 0, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर हम आर क्यूब के अंदर कोई लाइन लेंगे तो उस लाइन की जो डायमेंशन होती है वो हमारे पास 1 होती है। लाइन थ्रू दी ओरिजिन 0, ये जो सबस्पेस बनेगी इसकी डायमेंशन हमारे पास 1 होगी, इसलिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखें, प्लेन थ्रू दी ओरिजिन 0, तो जो प्लेन की डायमेंशन होगी आर क्यूब में ये 2 होगी, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन सी देखें, इंटायर स्पेस आर क्यूब, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आर क्यूब की डायमेंशन की बात करें तो आर क्यूब की डायमेंशन 3 है, जबकि हमें जो सबस्पेस देखनी है वो ऐसी सबस्पेस है जिसकी डायमेंशन 0 है, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। जब हम आर क्यूब के अंदर कोई भी पॉइंट लेंगे तो जो सबस्पेस बनेगी उस सबस्पेस की डायमेंशन 0 होगी।
हमारे पास जीरो डायमेंशन की जो सबस्पेस होगी आर क्यूब वो पॉइंट होगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question number 55. If M and N are three-dimensional subspaces of R6, then what is the possible dimension of the subspace M intersection N? 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6। यहाँ हमारे पास वेक्टर स्पेस R6 है। M और N इसकी थ्री डायमेंशनल सबस्पेसेस है। हमें डायमेंशन फाइंड करनी है सबस्पेस M इंटरसेक्शन N की। अब देखिए जो हमारे पास सबस्पेस बनेगी M इंटरसेक्शन N, ये सब सबस्पेस होगी, ये M की भी सबस्पेस होगी, और ये जो हमारे पास सबस्पेस है ये N की भी सबस्पेस होगी। तो जो M इंटरसेक्शन सबस्पेस है इसकी डायमेंशन M और N से बढ़ नहीं सकती। ठीक है, इसकी जो डायमेंशन होगी हमारे पास M इंटरसेक्शन N की, ये लेस इक्वल रहेगी डायमेंशन ऑफ M और इसी तरह डायमेंशन ऑफ N। अब M की डायमेंशन भी N 3 है और N की डायमेंशन भी 3 है, इसलिए M इंटरसेक्शन N की डायमेंशन लेस इक्वल टू 3 रहेगी, 3 से बढ़ नहीं सकती। अब जिन ऑप्शन में आपको 4, 6 ये नजर आ रहे हैं उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसकी डायमेंशन 3 से बढ़ेगी नहीं, और इसी तरह डी भी कैंसिल हो जाएगा। एक ही ऑप्शन हमारे पास बाकी बचता है जो कि ऑप्शन सी है, यानी इस सबस्पेस की जो डायमेंशन हो सकती है क्योंकि वो लेस इक्वल टू 3 रहेगी तो वो डायमेंशन 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 3 से बढ़ नहीं सकती। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी। Question number 56. Find the dimension of the subspace of R4 that is span of the vectors 1, -1, 0, 1, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 1, 2, 1, 1, -2, -5, 3, 1, 4, 2। यहाँ हमारे पास वेक्टर स्पेस R4 है, एक हमें इसकी सबस्पेस दी गई है जिसको ये वेक्टर स्पैन करते हैं। हमें इस सबस्पेस की डायमेंशन फाइंड करनी है। अब अगर हम इस स्पैनिंग सेट को देखें तो क्योंकि इसके अंदर एक नल वेक्टर मौजूद है, इसका मतलब है कि ये स्पैनिंग सेट लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है। अब हमें इस स्पैनिंग सेट का एक ऐसा सबसेट फाइंड करना है जो कि मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट हो। वो सेट, उस सेट का जो स्पैन होगा वो इस स्पैनिंग सेट के स्पैन के बराबर ही होगा, यानी वो भी इस सबस्पेस को स्पैन करेगा, और क्योंकि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट होगा वो इसकी बेसिस बनाएगा। जितने उसके अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे उतने ही इस सबस्पेस की डायमेंशन होगी। ठीक है, अब हमें ये तादाद निकालने के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की यहाँ पे एक तरीका कार तो ये है कि आप लीनियर कॉम्बिनेशन का यूज कर लें। उसके लिए आपने क्या करना है, इस नल वेक्टर को निकाल दें, बाकी ये जो 4 वेक्टर्स बचते हैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं, इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करें। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में तमाम स्केलर्स की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये चारों वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और हमारे पास इस सबस्पेस की डायमेंशन 4 आ जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक स्केलर भी नॉन जीरो आ जाता है तो उस सूरत में इसका मतलब होगा कि कम से कम इनमें से कोई एक वेक्टर ऐसा जरूर है जो बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। वो वेक्टर आपको देखना पड़ेगा, उसे फिर आप निकालेंगे, जो बाकी वेक्टर बचेंगे फिर आप उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे और उनको चेक करेंगे, यानी यहाँ तक कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिल जाए। जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे मैक्सिमम यहाँ पे, उतनी ही इस सबस्पेस की डायमेंशन होगी। अब ये जो तरीकाकार है लीनियर कॉम्बिनेशन वाला ये थोड़ा लेंथी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हम इसे यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे एक और तरीका यूज करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स फाइंड करने का, और वो तरीकाकार है रैंक का। रैंक से हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पता चल जाएंगे। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, हमने इन तमाम वेक्टर्स को कॉलम्स की फॉर्म में एक मैट्रिक्स में लिख लिया, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। अब हम इसका रैंक फाइंड करेंगे। रैंक फाइंड करने के लिए हमने इसे एचेलॉन फॉर्म में ट्रांसफर करना है। उसके लिए आप देखें यहाँ पे हमारे पास 1 है, इस 1 के नीचे इस कॉलम में हमें 0 बनाने हैं, तो यहाँ 0 बनाने के लिए हमें R2 प्लस R1 करना पड़ेगा। थर्ड रो में यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, यहाँ 0 बनाने के लिए हमें R4 माइनस R1 करना पड़ेगा। ये दो ऑपरेशन हमने लगाए और उसके बाद हमारे पास R2 और R4 चेंज होके ये आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखें कि हमारे पास इस 3 के नीचे हमें 0 क्रिएट करने हैं। ठीक है, यहाँ 0 बनाने के लिए हमें ऑपरेशन लगाना पड़ा R3 माइनस 1/3 R2, और अगर हमें यहाँ 0 बनाना है तो हमें R4 प्लस 1/3 R2 करना पड़ेगा। ये दोनों ऑपरेशन जब हम लगाएंगे तो हमारे पास ये थर्ड रो आ जाएगी और ये फोर्थ रो आ जाएगी। अब हमें देखिए यहाँ पे एक 0 है, यहाँ 3 0 है और यहाँ पे भी। अगर इसे एचेलॉन फॉर्म में ट्रांसफर करना है तो फिर इस 4/3 के नीचे यहाँ पे भी 0 होना चाहिए। इसे 0 बनाने के लिए हमने ऑपरेशन लगाया R4 माइनस 2 R3। जैसे ये ऑपरेशन हम लगाएंगे हमारी फोर्थ रो पूरी 0 हो जाएगी। अब ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये एचेलॉन फॉर्म में ट्रांसफर हो चुका है।
अब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखेंगे रैंक के लिए। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हमारे पास यहाँ पे 3 आई है, इसका मतलब है कि इसका रैंक हमारे पास 3 है। तो इनमें से हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे वो 3 होंगे, और वो तीनों इस सबस्पेस को स्पैन भी करेंगे, लिहाजा इस सबस्पेस की जो डायमेंशन बनेगी वो हमारे पास 3 आ जाएगी, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी बेसिस ऑफ आर क्यूब? 1 minus 1 0, 2 1 minus 1, minus 1 minus 2 1, 1 1 1, 1 2 3 2 minus 1 1, 1 1 2, 1 2 5 5 3 4, 1 2 3 2 5 7। यहाँ हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है ये आर क्यूब ओवर आर वेक्टर स्पेस है। इन जनरल हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस आर एन ओवर आर हो तो इस वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होती है वो एन होती है, यानी आर क्यूब ओवर आर ये जो वेक्टर स्पेस है इसकी डायमेंशन 3 होगी। डायमेंशन से कम वेक्टर्स का सेट कभी भी उस वेक्टर स्पेस की बेसिस नहीं बना सकता। इसका मतलब है कि हम ऑप्शन डी को डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 वेक्टर्स गिवन है जबकि हमारी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 3 है, लिहाजा ये वेक्टर्स इसकी बेसिस नहीं बना सकते, इसलिए ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। और ना ही वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से ज्यादा वेक्टर्स का सेट उसकी बेसिस बना सकता है। और दूसरा, अगर हमारे पास किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n हो तो उस वेक्टर स्पेस में n वेक्टर्स का ऐसा सेट जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो वो हमेशा उस वेक्टर स्पेस की बेसिस बनाता है। अब हमारी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 3 है, बाकी ऑप्शन में हमें 3 वेक्टर्स गिवन है। इसका मतलब है कि ये देखने के लिए कि इनमें से कौन से वेक्टर्स इस वेक्टर स्पेस की बेसिस बना रहे हैं, हमें सिर्फ ये चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन से वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। इनमें से जो वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे वो इस वेक्टर स्पेस की बेसिस बना देंगे। अब इन वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए आप डिटर्मिनेंट भी यूज कर सकते हैं। आप इन वेक्टर्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जिन वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे और वो इसकी बेसिस बनाएंगे। अदरवाइज आप रैंक का मेथड भी यूज कर सकते हैं। आप इन वेक्टर्स को मैट्रिक्स मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, रैंक फाइंड करेंगे। जिन वेक्टर्स का जिस मैट्रिक्स का रैंक आपके पास एग्जैक्टली इक्वल टू 3 आएगा, यानी इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन के बराबर आएगा, वो वेक्टर्स उसकी बेसिस बना देंगे। अब ये आपके लिए असाइनमेंट है, इसे आप खुद चेक करेंगे कि कौन से वेक्टर्स इसकी बेसिस बना रहे हैं। ठीक है।